जेपी ग्रुप। दोस्तों, भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास में कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने जीरो से शुरू करके एक नया मुकाम हासिल किया, लेकिन बहुत ही कम ऐसी कंपनियां हैं जिनका डाउनफॉल इतनी तेजी से हुआ जितना जेपी ग्रुप का। एक समय था जब नोएडा की हर दूसरी बिल्डिंग और हर बड़े हाईवे पर जेपी ग्रुप का नाम चमकता था। सीमेंट से लेकर पावर तक और रियल एस्टेट से लेकर फार्मूला 1 तक हर जगह पर जेपी ग्रुप का नाम चमकता था। लेकिन आज वही कंपनी कर्ज में डूबी है, उसके प्रोजेक्ट अधूरे हैं और उसका साम्राज्य बिकने की कगार पर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्या गलती हुई जेपी ग्रुप से, कैसे एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर डूबने की कगार पर है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में जेपी ग्रुप के राइज एंड फॉल के बारे में। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 1931 से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव से, जहां जन्म हुआ था जयप्रकाश गौर का। उनके पिता ब्रिटिश गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर थे और अनूप शहर के सीडवेयर में काम करते थे। वो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से आते थे। जयप्रकाश गौर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अनूप शहर के स्कूल से की थी और उसके बाद उन्होंने साल 1950 में रोकरी यूनिवर्सिटी, जो अब IIT रोकरी है, वहीं से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी की, लेकिन उनका मन हमेशा से कुछ बड़ा करने का था। तभी उन्होंने महसूस किया कि देश तो आजाद हो चुका है, पर देश में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही कमी है और यही उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और फिर साल 1958 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 10 रुपए की पूंजी के साथ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया। और यही वो छोटा सा कदम था जिसने आगे चलकर जयप्रकाश एसोसिएट और फिर जेपी ग्रुप का रूप लिया। उनका विश्वास था कि मेहनत और विजन से किसी भी पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाया जा सकता है। अब दोस्तों, जेपी ग्रुप के सही मायने में शुरुआत साल 1960 और 70 के दशक में हुई और जयप्रकाश गौर ने शुरुआत में छोटे कॉन्ट्रैक्ट लिए, लेकिन उनकी निष्ठा और काम की क्वालिटी ने उन्हें बड़े प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिए। और फिर आया साल 1967 का वो दौर जो उनकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश सरकार ने रियन डैम का कंक्रीट लाइनिंग प्रोजेक्ट अनाउंस किया। लेकिन यह प्रोजेक्ट इतना रिस्की था कि बड़े बड़े सिविल कॉन्ट्रैक्टर इस काम को लेने से कतरा रहे थे। लेकिन जेपी साहब को लगा अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है तो उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाना ही होगा। जिसके बाद जेपी साहब ने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज, साइट मैनेजमेंट स्किल और डेडिकेशन से इस प्रोजेक्ट को टाइम से पहले ही पूरा करके दिखाया। अब रियन डैम की सक्सेस ने जेपी गौर को एक रिलायबल और डेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर के रूप में एस्टेब्लिश किया। लेकिन उस समय उनकी कंपनी जेपी एसोसिएट बस एक पार्टनरशिप फर्म की तरह काम कर रही थी। फिर साल 1979 में जेपी एसोसिएट को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर कराया गया। शुरुआत में इनका मेन फोकस सिविल इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पर ही था। उन्होंने उस मुश्किल इलाकों में काम करने का जिम्मा लिया जहाँ बाकी कंपनियां जाने से डरती थी, जैसे कि हिमाचल की पहाड़ी इलाके। यहाँ से जेपी ग्रुप ने दिखा दिया कि उनके पास इंजीनियरिंग का वो हुनर है जो भारत को एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर तक ले जाएगा। फिर आया साल 1990, जब जेपी एसोसिएट को एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में तब्दील करने के बाद बिजनेस को कई नए सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना शुरू किया गया। सबसे पहले जेपी ग्रुप ने सिलेक्ट किया सीमेंट को, जिसके दो बड़े फायदे थे। पहला, जो प्रोजेक्ट के लिए उन्हें सीमेंट बाहर से खरीदना पड़ता था, और दूसरा, जो उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से सीमेंट की डिमांड में जोरदार उछाल था। इसके बाद अगला कदम रखा उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, जैसे आगरा का जेपी पैलेस, दिल्ली का जेपी सिद्धार्थ और जेपी वसंत। और इसके अलावा इनके पास नोएडा और मसूरी में कुल 5 वर्ल्ड क्लास होटल भी थे। फिर साल 2001 में जेपी ग्रुप ने इंडियन हाईवे की हिस्ट्री बदलना शुरू किया, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जेपी इंफ्राटेक को दिल्ली से आगरा जोड़ने वाली 165 किलोमीटर लंबी ताज एक्सप्रेसवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसे आज हम यमुना एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। इस एक्सप्रेसवे को पीपी मॉडल पर बनाया गया और बदले में सरकार ने जेपी ग्रुप को 6000 हेक्टेयर जमीन और 36 साल तक टोल वसूलने का अधिकार दिया। एक्सप्रेसवे बनने के बाद उस एरिया की जमीन की कीमत आसमान छूने लगी और जेपी ग्रुप ने उसी जमीन पर एक पूरी सिटी बनाने का प्लान बनाया, वो भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, जैसे जेपी ग्रीन्स, जेपी विश टाउन और जेपी स्पोर्ट्स सिटी जैसे हाईटेक टाउनशिप लॉन्च हुई। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज था बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में बना फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक। इसके बाद जेपी ग्रुप ने पावर सेक्टर में भी अपना साम्राज्य खड़ा किया, जैसे थर्मल, हाइड्रो और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट के जरिए जेपी पावर वेंचर एक बड़ा नाम बन गया था। सीमेंट से लेकर पावर, रियल एस्टेट, होटल, एक्सप्रेसवे, हर जगह पर जेपी ग्रुप का जलवा था। उस समय ऐसा लगता था कि जेपी ग्रुप के बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर सोचना नामुमकिन है। हर जगह उनके वोट्स और हर जगह उन्हीं का नाम। लेकिन कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा एम्बिशन कभी कभी विनाश का कारण बन सकता है, और वही हुआ जेपी ग्रुप के साथ। साल 2005 और 6 के बाद जेपी साहब की उम्र 75 साल के ऊपर हो गई थी, इसलिए कंपनी की डेली एक्टिविटीज से वो धीरे धीरे दूर होने लगे और कंपनी की कमान उनके बेटे मनोज गौर के हाथ में आ गई, जिस कारण उन्होंने हर सेक्टर में एंट्री लेना शुरू किया। एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट अनाउंस किए, वो भी बिना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्लानिंग के, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी ग्रीन सिटी, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, नए पावर प्लांट, नए सीमेंट यूनिट, सब कुछ एक साथ ही शुरू कर दिया गया और इसके लिए पैसा लिया गया बैंक से लोन पर।
बैंक को भी लगता था कि जेपी ग्रुप एक रिलायबल नाम है, इसीलिए वो पैसा देते गए और जेपी ग्रुप पर कर्जा बढ़ता गया। लेकिन रेवेन्यू उतनी फास्ट स्पीड से नहीं आया। उनका यमुना एक्सप्रेसवे तो बन गया, लेकिन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और फार्मूला ट्रैक 1 एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे पाए। बायर्स अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे थे और पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन फेज में अटक गई और होटल भी रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोन चुकाने के लिए पैसा ही नहीं बचा, जिस कारण जेपी ग्रुप का नाम डिफॉल्टर लिस्ट में दर्ज हो गया। जयप्रकाश जी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का खून पसीना बहाया इस कंपनी को बनाने में, लेकिन अब वही एम्पायर गिरता हुआ दिख रहा था। कंपनी लगभग 57,000 करोड़ के कर्ज के तले दब चुकी थी। इसको देखते हुए कंपनी ने अपने एसेट बेचना शुरू किया ताकि बैंक का लोन चुकाया जा सके। उनके सीमेंट का बड़ा हिस्सा अल्ट्राटेक, सी सीमेंट और दालमिया ग्रुप के पास चला गया। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को जिंदल ग्रुप ने खरीद लिया और जो सीमेंट और थर्मल प्लांट बचे हुए थे वो आज बंद होने की कगार पर है। होटल और यमुना एक्सप्रेसवे का टोल कलेक्शन लेंडर के कंट्रोल में चला गया और उनके अधूरे पड़े 20,000 फ्लैट का मामला जब एनसीएलटी में पहुंचा तो जेपी इंफ्राटेक पर इंसॉल्वेंसी की कार्रवाई हुई और मुंबई की एक रियल एस्टेट डेवलपर सुरक्षा ग्रुप को उन्हें पूरा करने का अप्रूवल मिला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक डूबी हुई कंपनी को खरीदने के लिए अडानी, वेदांता और डालमिया भारत जैसे ग्रुप खरीदने के लिए क्यों तैयार है? क्योंकि जेपी ग्रुप के पास ऐसे एसेट है जो आज भी एक गोल्डन डील बन जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी जेपी ग्रुप के राइज एंड फॉल की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।